जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक से जो सर के द्वारा होमवर्क दिया गया इकोनॉमिक्स में, उसका पेज नंबर जो है ना 239 से कितना है 242 तक। इसका जो है ना पूरी क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। होमवर्क 239 से कितना है 242 तक। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आपका सारा जो है ना इकोनॉमिक्स का होमवर्क सारा इसी क्लास में क्या होगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास देखने से क्या होता है ना कि ज़्यादा दिन तक आपको याद रहता है और अच्छे तरीके से ना आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी तो पीडीएफ आपको मिलता ही है, और बाकी क्लास जितना ज़्यादा देखिएगा उतना आपको फ़ायदा करेगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्लास को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए देखिए, इकोनॉमिक्स में जो है ना पेज नंबर कितना है 239 से 242 तक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्लास पर अब, और अच्छे से जो है ना क्लास को बारीकी से देखिए, तभी आपको जो है ना अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। देखिए इकोनॉमिक्स का होमवर्क है, इसमें टॉपिक कह रहा है ई कुबेरे। इसके पहले जो है ना सारा क्लास इकोनॉमिक्स वाला करवा चुके हैं, तो आप सभी लोग जो है ना, तो आप लोग पीछे क्लास ज़रूर देखिएगा। आपका सारा जो है ना इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का देखिएगा आपका सारा मिल जाएगा, और बाकी करेंट का भी मिल जाएगा, और बाकी जो सर के द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है उसका भी क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए। कह रहा है कि ई कुबेरे जो है ना ये क्या है। ई कुबेरे के बारे में बात कर रहा है। ई कुबेरे क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए कह रहा है कि यह आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। ये जो ई कुबेरे है ना, ये क्या है, तो यह आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों जी सेक्टर की नीलामी करने के लिए जो है ना किया जाता है। किसका उपयोग, ई कुबेरे का। ठीक है, और आगे कह रहा है वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक और प्राथमिक डीलर, बीमा कंपनियां और भविष्य निधियां जो चालू खाता और प्रतिभूतियां जो आरबीआई के साथ खाते ई कुबेरे के क्या है, तो सदस्य हैं, और नीलामी में क्या है, भाग ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है डिफरेंस टाइप ऑफ एटीएम क्या है। तो डिफरेंस टाइप ऑफ एटीएम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, जो निम्नलिखित 6 प्रकारों में क्या होती है, वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है, तो ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है, तो यह वैसे एटीएम होता है जो कि एक बैंक के नाम पर जो है ना कार्य करते हैं, और उन्हें पुनः 2 प्रकार में जो है ना वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पहला होता है वन साइड, दूसरा होता है ऑफ साइड। ठीक है, आगे कह रहा है वन साइड एटीएम वैसे एटीएम है जो एक बैंक की शाखा के साथ साथ उपस्थित होते हैं, और दूसरी तरफ ऑफ साइड एटीएम में वे एटीएम है जो कि जो है एक बैंक की शाखा से दूर दूर क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि वन साइड एटीएम क्या होता है, तो कह रहा है वन साइड एटीएम वैसे एटीएम होते हैं जो कि एक बैंक की शाखा के साथ उपस्थित होते हैं, और दूसरी तरफ जो है ना ऑफ साइड एटीएम वे एटीएम होते हैं जो कि एक बैंक की शाखा से दूर स्थापित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए दूसरा एटीएम क्या है, तो वाइट लेवल एटीएम। वाइट लेवल एटीएम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो वाइट एटीएम कह रहा है कि यह वैसे एटीएम है जिसकी स्थापना एनबीएफसी करते हैं। उदाहरण स्वरूप क्या है, तो टाटा इंडिकैश। इन एटीएम का प्रयोग अलग अलग बैंक के ग्राहक कर सकते हैं, एवं उस पर जो है ना एनबीएफसी के लिए जो है ना आय का एक क्या है, स्रोत होगी। ठीक है, तीसरा क्या है, तो पिंक लेवल एटीएम। यह वैसे एटीएम है जिसकी स्थापना मात्र महिलाओं के उपयोग के उद्देश्यों से जो है ना होती है, वही क्या कहलाता है, तो पिंक लेवल एटीएम कहलाता है। ठीक है, और चौथा क्या है, ग्रीन लेवल एटीएम। ये क्या होता है, तो यह वैसे एटीएम है जो कृषि के उद्देश्य से जो है ना स्थापित किया जाता है। कौन सा कहलाता है, तो ग्रीन एटीएम। मतलब कृषि और क्या होता है, हरा भरा होता है। तो याद रखिएगा कृषि से जो संबंधित आएगा ना, स्थापित करने का जो उद्देश्य आएगा वो क्या कहलाता है, ग्रीन एटीएम कहलाता है। ठीक है, ग्रीन लेवल एटीएम। नेक्स्ट है येलो लेवल एटीएम। येलो लेवल एटीएम क्या होता है, तो जिसका उपयोग मतलब वैसे एटीएम होता है जिसका उपयोग ई कॉमर्स के लिए किया जाता है, अर्थात इसका उपयोग जो है ना ऑनलाइन खरीद के उद्देश्य से करते हैं, वही जो है ना येलो लेवल एटीएम कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है ऑरेंज लेवल एटीएम। छठा क्या है, तो ऑरेंज लेवल एटीएम है। तो कह रहा है इसका प्रयोग शेयरों की ऑनलाइन खरीद बिक्री के उद्देश्य से जो है ना किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑरेंज लेवल एटीएम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड KCCC। तो कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था को वर्ष 1998 में प्रारंभ किया गया, और इसका उद्देश्य जो है ना किसानों को संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ने का है, और इस कार्यक्रम ने किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाने के लिए वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है, तो अदा की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि नाबार्ड। नाबार्ड जो है ना इसका पहला तो
याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि नाबार्ड का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो नाबार्ड का जो पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और नाबार्ड के बारे में कह रहा है कि नाबार्ड अधिनियम 1981 में पारित किया गया था, परंतु नाबार्ड का स्थापना जो है 1982 में किया गया था। ठीक है, और आगे कह रहा है इसकी स्थापना सिमरौन समिति के सुझाव के आधार पर किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि नाबार्ड का स्थापना जो है ना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, छोटा डेट भी याद रखिएगा। और इसका जो है स्थापना हुआ था सिमरौन समिति की सिफारिश पर स्थापना हुआ था, और छठी पंचवर्षीय योजना जो है नाबार्ड का स्थापना हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और आगे करा इसकी स्थापना भारत सरकार एवं आरबीआई के बीच 50 से 55% के बीच साझेदारी की गई है। कुल पूंजी निवेश जो है ना 100 करोड़ रुपये का किया गया था। नाबार्ड वास्तव में एक क्या है? वैर बैंक नहीं है, यह एक डेवलपमेंट बैंक है जो कि मात्र विकास के उद्देश्य से ऋण प्रदान करती है, और यह एक पुनर्वित्त संस्थान के रूप में जो है ना काम करती है। अब वर्तमान में जो है ना कह रहा है कि वर्तमान में, तो याद रखिएगा ना कि नाबार्ड जो होता है ना एक क्या है? तो ये जो है ना एक क्या है? एक प्रकार का बैंक नहीं है, यह एक डेवलपमेंट जो है ना बैंक है, जो है ना जो कि मात्र विकास के उद्देश्य से ऋण प्रदान करती है, और यह एक पुनर्वित्त संस्था के रूप में क्या करती है? तो काम करती है। और वर्तमान में आरबीआई के पास नाबार्ड के पास जो है ना नाबार्ड में कोई हिस्सेदारी जो है नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि वर्तमान में आरबीआई के पास नाबार्ड में कोई हिस्सेदारी नहीं है, और भारत सरकार के पास 100% क्या है? हिस्सेदारी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि सरकार ने पूंजी लगाती है। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं ना कि सरकार जो है ना नाबार्ड में क्या होती है? तो पूंजी लगाती है। सरकार जो होता है नाबार्ड में पूंजी लगाती है, एवं नाबार्ड उन बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्रदान करती है जो कि आगे कृषि व ग्रामीण विकास के लिए क्या होता है? ऋण देते हैं। ठीक है, और नाबार्ड का मुख्यालय बोलेगा तो मुंबई में है, एवं क्षेत्रीय कार्यालय बोलेगा तो अलग अलग राज्यों की राजधानियों में है। ठीक है, और आगे कह रहा है मुद्रा के कार्य मतलब फंक्शन ऑफ मनी, ये क्या होता है? तो कह रहा है मूल्य का मापक मुद्रा की वह इकाई है जिसके रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप की जाती है, और प्रत्येक वस्तु और सेवा का यही मूल्य उसकी जो है ना कीमत कहलाता है। ठीक है, आगे कह रहा है विनिमय का माध्यम, मुद्रा विनिमय या भुगतान के माध्यम का कार्य करती है। चाहे कोई वस्तु खरीदनी हो या सेवा प्राप्त करनी हो, उसका भुगतान हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सी नंबर देखिए पॉइंट क्या कह रहा है कि मुद्रा मूल्य का संचय, मूल्य के संचय का अर्थ धन का संचय होता है। मूल्य का जो संचय का अर्थ होता है धन का संचय होता है। जब मुद्रा को मूल्य की इकाई और भुगतान का माध्यम मान लिया जाता है, तो यह जो है ना सहज ही मूल्य के भंडार का क्या करती है? कार्य भी करने लगती है। नेक्स्ट है मुद्रा का प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी। तो टाइप्स ऑफ मनी क्या है इसके बारे में जानते हैं। पहला क्या है? तो प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं इसके बारे में कह रहा है कि विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड आदि को जो है ना प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं? तो प्लास्टिक मनी कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या है? तो गरम मुद्रा। गरम मुद्रा क्या होता है जिसको हॉट मनी किसे कहते हैं? तो उस मुद्रा को हॉट मनी या गरम मुद्रा कहा जाता है जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावनाएं क्या होती है? अधिक होती है, उसी स्थान पर यह स्थानांतरित हो जाती है, जैसे शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या है? तो दुर्लभ मुद्रा या सुलभ मुद्रा, हार्ड करेंसी या सॉफ्ट करेंसी क्या है? तो कह रहा है विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा मतलब हार्ड करेंसी कहते हैं। तो दुर्लभ मुद्रा किसे कहेंगे? दुर्लभ मुद्रा या सुलभ मुद्रा किसे कहेंगे? तो कह रहा है विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा या तो हार्ड करेंसी कहते हैं, जैसे क्या है? अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरोपीय संघ का क्या है? यूरो इत्यादि। ठीक है, आगे कह रहा है इसके विपरीत जिस देश की मुद्रा आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम होती है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी आसानी से क्या है? उपलब्ध हो जाती है, उसे सुलभ मुद्रा जो है ना सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्के का उत्पादन। पहला क्या है? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ कहाँ जो है ना मतलब मुद्रण एवं सिक्के का जो उत्पादन होता है कहाँ कहाँ होता है? तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में होता है।
दूसरा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद तेलंगाना में होता है। तीसरा है करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में होता है। और चौथा है बैंक प्लेट नोट्स देवास मध्य प्रदेश में होता है। और पांचवा सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। इससे भी जो है ना बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा कि टोटल भारत में जो है ना 5 है मुद्रण एवं सिक्के का उत्पादन मतलब जो करता है। कौन कौन? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास और सिक्योरिटी पेपर मिल बोलेगा तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए। आय कर है कि सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में क्या है? स्थित है। 2 नए अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक और सालवनी पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं, जहां भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कागजी नोट क्या है? छापे जाते हैं। और 1 अप्रैल 1957 को चौका प्रणाली के स्थान पर जो है दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है ना अपनाई गई। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है। आगे कर रहा है कि चौका प्रणाली के तहत सिक्के 4 के गुणक में होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि चौका प्रणाली के तहत सिक्के 4 के गुणक में होते हैं, जबकि दार्शनिक प्रणाली में सिक्के 10 के गुणक में पेश किया गया। और दार्शनिक प्रणाली के तहत जब प्रारंभ में सिक्के जारी किए गए तो उन्हें नया पैसा जो है ना कहा गया। ठीक है, आगे कह रहा है रुपये के सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने की थी। और देवनागरी के र व रोमन अक्षर R से मिलते जुलते प्रतीक चिन्ह को रुपये के प्रतीक रूप में जो है स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है बैंकिंग क्षेत्र सुधार एवं नरसिम्हन समिति रिपोर्ट। बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति रिपोर्ट के बारे में कह रहा है कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया 1980 में पूरी की गई। ठीक है, तो कह रहा है ना कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया 1980 में पूरी की गई, परंतु इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए। प्रतिस्पर्धा के जो है ना होने के कारण भारत में बैंकिंग व्यवस्था पूर्णतः जो है ना क्या हो गई? स्थिर हो गई। अतः बैंकिंग क्षेत्र में सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से RBI के पूर्व गवर्नर M नरसिम्हन के नेतृत्व में एक समिति का जो है ना गठन किया गया। और इस समिति का गठन 2 बार किया गया, एक बार किया 1991 में तथा दूसरी बार किया गया 1998 में। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है प्रथम नरसिम्हन समिति के सुझाव निम्नलिखित थे। क्या क्या था? तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया बंद की जाए। नरसिम्हन समिति का जो सुझाव था ना, पहला पॉइंट क्या था? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया बंद की जाए। और दूसरा जो सुझाव था सभी बैंकों की सभी शाखाओं को पूर्ण कंप्यूटरीकरण किया जाए। और तीसरा सुझाव क्या था? कुछ भारतीय बैंकों को जैसे कि SBI को विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभारा जाए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को समान दर्जा दिया जाए एवं किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। और नेक्स्ट है बैंकों के गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति की वसूली के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित की जाए। और नेक्स्ट है वे बैंक जो कि लाभ में है और स्वास्थ्य है और उन्हें अपने विस्तार के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज में इस पर सूचीबद्ध होकर पूंजी प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। और नेक्स्ट है कमजोर बैंकों का विलय मजबूत बैंकों के साथ ना किया जाए और कमजोर बैंकों के पुनर्गठन के उद्देश्य से भिन्न उपाय अपनाए जाएं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? प्राथमिक वाले क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण को घटाकर क्या है 10% तक लाया जाए। ठीक है, तो आगे देखिए कह रहा है कि लीड बैंक योजना। लीड बैंक योजना जो है ना क्या है? लीड बैंक का स्कीम क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि लीड बैंक योजना का संचालन जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1969 में जो है ना किया गया। इस योजना का उद्देश्य जिलों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना था और इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले की एक बैंक को जो है ना लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है वह जिला स्तर पर जो है ना ऋणों की योजना बनाने, सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित वित्त प्रबंधन ना करने और विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों को सहयोग करने और उस क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं में समन्वय कायम करने एवं उस क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है ना निभाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक ये क्या है? तो कह रहा है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2024 में लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किया। तो कह रहा है कि लघु वित्त बैंक के बारे में स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2014 में जो है ना लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किया। लघु वित्त बैंक की स्थापना का उद्देश्य जनसंख्या का उन वर्गों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो अभी बैंकिंग संस्थाओं से क्या है अछूते हैं। इसके साथ ही लघु व्यावसायिक इकाइयां, छोटे व सीमांत किसानों, अति लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना भी इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है।
आय करा लघु वित्त बैंक का उद्देश्य मूलभूत बैंकिंग उत्पाद जैसे जमा तथा ऋण की आपूर्ति आदि प्रदान करना है, लेकिन सीमित परिचालन में लघु वित्त बैंकों का लक्ष्य वित्तीय समावेशन बढ़ाना और छोटे किसानों, सूक्ष्म लघु उद्योगों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को उच्च तकनीक एवं कम लागत वाले परिचालन के माध्यम से जो है ना ऋण की आपूर्ति करना, और इन बैंकों को भी दूसरे वाणिज्य बैंकों की तरह जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों का जो है ना पालन करना होता है, और इसके तहत किसी भी स्तर पर जमाएं स्वीकार की जाती है। और आय कारक कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार लघु वित्त बैंक अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, और ये बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो को कम से कम 50% ऐसे ऋण के रूप में देंगे जिनकी अधिकतम मात्रा जो है ना 25 लाख प्रति ग्राहक हो। और लघु वित्त बैंक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड प्रदान कर सकते हैं, और साथ ही म्यूचुअल फंड, बीमा तथा पेंशन जैसे वित्तीय उत्पादों का वितरण जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है भुगतान बैंक, मतलब पेमेंट बैंक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मतलब पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक क्या है, तो कह रहा है भुगतान बैंकों का मूल उद्देश्य जो है ना कम आय वाले परिवारों, लघु व्यवसायों, असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयों तथा श्रमिकों इत्यादि खाते खुलवाकर एवं भुगतान प्रेषण सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन का अधिक प्रसार करना। और यह विशेष प्रकार का बैंक है जिसमें सीमित दायरे में बैंकिंग कार्य करने की अनुमति दी गई है, और ये बैंक जमाओं पर आधारित है जो ग्राहकों को जो है ऋण नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और ये बैंक प्रत्येक ग्राहक से अधिकतम 2 लाख जमा स्वीकार कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में ये सीमा 1 रुपया थी। ठीक है, और इन जमा राशियों को नकदी या सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश कर सकते हैं, और इसके साथ ही बैंक एटीएम, डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं किंतु क्रेडिट कार्ड जो है जारी नहीं कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंडों, बीमा जैसे उत्पादों का वितरण जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां क्या होता है, तो कह रहा है बैंकों में ग्राहक को दिए गए ऋण परिसंपत्ति के रूप में सूचीबद्ध होते हैं, और एक गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति किसी भी बैंक की वह परिसंपत्ति होती है जिसमें किसी भी आय का उत्पादन नहीं हो रहा होता है, अर्थात कोई ऋण या पट्टा जो अपने व्यक्ति के लिए जो है ना किए गए मूलधन और ब्याज भुगतानों को पूरा नहीं कर रहा हो। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जिस लोन एडवांस पर 90 दिन या उस पे जो है ना ज़्यादा समय से ब्याज या मूल राशि लंबित होती है उसे एनपीए जो है ना माना जाता है। और एनपीए की श्रेणियों में समाविष्ट हैं कौन कौन, देखिए। तो पहला क्या है, अवमानक परिसंपत्तियां, सब स्टैंडर्ड एसेट। जब एनपीए की समावधि जो है ना 12 महीने क्या हो, मतलब ज़्यादा हो। ठीक है, 12 महीने ज़्यादा हो। आगे करा है संदिग्ध परिसंपत्तियां, इसमें करा है डाउटफुल एसेट्स। जब एनपीए की समयावधि जो है ना 12 महीने से क्या हो, तो ज़्यादा हो। ठीक है, 12 महीने से क्या हो, ज़्यादा हो। आगे करा घाटा करने वाली संपत्तियां जो है ना लॉस एसेट। जब बैंक या उसके लेखा परीक्षकों के ने घाटे की पहचान की हो लेकिन इसे बट्टे खाते में जो है नहीं डाला गया हो। नेक्स्ट कह रहा है कि परिसंपत्तियां पुनर्निर्माण कंपनी, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये क्या है, तो कह रहा है भारत में एआरसी की स्थापना जो है ना FAESI सरफेसी एक्ट, सरफेसी जो है ना यहाँ देखिए कह रहा है ARCS सरफेसी एक्ट सिक्योरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के आधार पर जो है ना हुआ है। ठीक है, और इस नियम ने बैंकों को यह अधिकार प्रदान किया कि यदि ऋण को वापस ना कर पाए तो ऐसी स्थिति में गिरवी रखी गई संपत्ति को जो है ना बैंक जब्त कर नीलाम कर सकती है, परंतु ऐसा मात्र सुरक्षित ऋणों के संदर्भ में संभव है। इसी जो है ना सरफेसी एक्ट ने एआरसी की स्थापना पर क्या किया, मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि भारत में स्थापित पहली ARCIL एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया LTD थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बारे में बोल रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC। तो कह रहा है कि NBFC को छाया बैंक भी कहा जाता है। तो NBFC को जो है ना मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, मतलब NBFC को जो है ना कौन सा बैंक कहते हैं, तो छाया बैंक कहते हैं। ठीक है, और वे एक बैंक की तरह कार्य करते हैं परंतु वे पूर्णतः बैंक नहीं होते हैं। वे वित्तीय लेन देन से जुड़े होते हैं परंतु पूर्णतः जो है ना एक बैंक के रूप में कार्य नहीं करते हैं।
आगे कह रहा है कि बीमा कंपनियां एवं म्यूचुअल फंड कंपनियां भी एनबीएफसी है, परंतु उनको आरबीआई नियंत्रित नहीं करती है। वे एनबीएफसी जिनको आरबीआई नियंत्रित करती है दो प्रकार के होते हैं। एक पहला क्या है, नॉन डिपॉजिट टैकिंग एनबीएफसी, वे एनबीएफसी जो जमा राशि नहीं प्राप्त करते हैं। दूसरा क्या है, डिपॉजिट टैकिंग एनबीएफसी, वे एनबीएफसी जो जमा राशि क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें देखिए डायग्राम में दिया हुआ है क्या है, लोन एसेट्स है। इसका दो पार्ट होता है, एक स्टैंडर्ड एसेट, एक क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब स्टैंडर्ड एसेट्स में क्या है, मानक परिसंपत्तियाँ, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या है, तो गैर निष्पादन परिसंपत्तियाँ। और मानक परिसंपत्तियों में क्या आता है, लोन डिले जो है 90 डेज में, और एनपीए में क्या है, तो इसमें क्या है, एनपीए 90 डेज में जो क्या है, नॉन डे डिलेड है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि मानक संपत्तियां कह रहा है कि जब बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 90 दिन से कम डिले होता है तो मानक परिसंपत्तियां जो है ना कहलाता है। देखिए डायग्राम नीचे लिखा हुआ है, कह रहा है कि मानक संपत्तियां जो है ना किसे कहेंगे, तो कह रहा है जब बैंकों द्वारा दिया गया ऋण मतलब जो है ना 90 दिन किसे कम डिले होता है उसे मानक परिसंपत्तियां क्या कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि गैर निष्पादन परिसंपत्तियां 90 दिन से अधिक डिले होता है उसे एनपीए कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट्स है, रेगुलर एसेट्स, स्ट्रेस एसेट्स। ठीक है, नियामक परिसंपत्तियाँ और दावित संपत्तियाँ। इसमें कह रहा है कि नियमित संपत्तियाँ जो है ना, परिसंपत्तियाँ क्या होता है, तो इसमें ऋण डिले नहीं होता है। नियमित जो परिसंपत्तियाँ होता है इसमें ऋण डिले नहीं होता है, और दावित परिसंपत्तियाँ में जिसमें ऋण डिले होता है चाहे एक दिन के लिए हो। ठीक है, तभी क्या होगा, दावित संपत्तियाँ कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। मुद्रा बाजार क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है यह कम अवधि के लिए ऋण लेने एवं देने की प्रक्रिया को जो संबोधित करती है। यहाँ ऋण की परिपक्वता की अवधि 365 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है। अब मुद्रा बाजार संगठित भी हो सकता है और वह असंगठित भी हो सकता है। ठीक है, अब मुद्रा बाजार से संबंधित जो शब्द है ना, टर्म रिलेटिंग टू मनी मार्केट, तो पहला क्या है, मांग मुद्रा मतलब कॉल मनी। तो धन जो एक दिन के लिए ऋण पर दिया गया या उधार पर लिया गया हो वो मांग मुद्रा कहलाता है। नोटिस मनी किसे कहेंगे, तो वह धन जो 2 से 14 दिन की अवधि के लिए ऋण पर दिया गया हो या उधार पर लिया गया उसे क्या कहेंगे, नोटिस मनी कहेंगे। और नेक्स्ट है टर्म मनी। टर्म मनी क्या होता है, तो वह धन जो 15 दिन से 1 वर्ष के लिए ऋण पर दिया गया हो या उधार पर लिया गया हो उसे क्या कहेंगे, टर्म मनी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। तो कह रहे यह लंबी अवधि के लिए पूंजी प्राप्त करने की प्रक्रिया को संबोधित करती है। यदि यह पूंजी ऋण के रूप में प्राप्त होती है तब इसकी परिपक्वता की अवधि 365 दिनों से क्या होती है, ज़्यादा की होगी। ठीक है, इसमें कह रहा है पूंजी बाजार। इसमें पूंजी बाजार में दो पार्ट होता है, एक होता है प्राथमिक बाजार, एक होता है द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार को प्राइमरी मार्केट के बोलेंगे और द्वितीयक बाजार को सेकेंडरी मार्केट बोलेंगे। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि प्राथमिक बाजार किसे कहेंगे, तो ऐसी जगह हैं जहाँ समान रूप से पहली बार नवीन पूंजी या फंड को जुटाया जाता है, जैसे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ आदि के माध्यम से फंड जुटाना। इसे नवीन निर्गम बाजार, न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। और व्यक्ति इन्हें खुदरा निवेशक कहा जाता है। वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां किसी कंपनी के नए शेयर निर्गम खरीद सकते हैं। आईपीओ के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो है ना, बोर्ड की पूर्व अनुमति क्या है, आवश्यक है। ठीक है, पूर्व अनुमति क्या है, आवश्यक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर मार्केट। शेयर बाजार के आधार पे जो है ना 3 आधार होता है, एक आईपीओ होता है, एक एफपीओ होता है, एक राइट इशू होता है, एक स्वीट क्या होता है, शेयर होता है। तो कह रहा है आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसके बारे में कह रहा है कि जब किसी कंपनी की स्थापना के लिए शुरुआत में पहली बार शेयर जारी किया जाता है उसे आईपीओ कहा जाता है। ठीक है, तो आईपीओ किसे कहेंगे, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर किसे कहेंगे, तो जब किसी कंपनी की स्थापना के लिए शुरुआत में पहली बार शेयर जारी होता है उसे आईपीओ कहते हैं। और नेक्स्ट है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब एफपीओ किसे कहेंगे, जब किसी कंपनी के विस्तार के लिए शेयर जारी किया जाता है उसे एफपीओ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट इशू। जब कोई कंपनी अपनी कर्मचारियों के बीच मेहनत के बदले बोनस के रूप में शेयर जारी करती है उसे राइट इशू कहते हैं, और इससे कर्मचारियों को मालिकाना हक प्राप्त होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वीट शेयर। स्वीट शेयर किसे कहते हैं, तो ऐसे शेयर जिनकी लोकप्रियता या मांग अधिक होती है उसे स्वीट शेयर कहते हैं। जैसे चर्चित कंपनी का शेयर जो है ना क्या है, तो स्वीट शेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीयक बाजार।
ये क्या होता है तो कर ऐसी जगह है जहाँ कंपनियों की वर्तमान प्रतिभूतियों का कारोबार स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक बाजार कहेंगे। आगे नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको क्या कहेंगे? सेबी। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलेगा तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो कह रहा है इसके बारे में कि भारतीय शेयर बाजारों और अन्य प्रतिभूति बाजारों के व्यवसाय को विनियमित करने तथा उन्हें एक संगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का जो है ना स्थापना 1988 में एक विधि इतर निकाय के रूप में जो है ना की गई है। तो सेबी का स्थापना कब हुआ? तो 1988 में जो है ना सेबी का स्थापना हुआ। आगे कह रहा है कि 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और वर्तमान के चेयरमैन अतिरिक्त जो है ना 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य इसके बोर्ड में शामिल हैं और इसका मुख्यालय बोलेगा तो सेबी कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट है शेयर बाजार। शेयर बाजार क्या होता है? तो कह रहा है कि शेयर क्या है? तो यह एक ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें किसी संस्था में हिस्सेदारी या भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है, उसे शेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है? तो शेयर का कुल हिस्सा जितना किसी के पास होता है उसे स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक किसे कहेंगे? तो शेयर का कुल हिस्सा जितना किसी के पास होता है उसे स्टॉक कहा जाता है। और स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, वह स्थान या बाजार जहाँ पर स्टॉक का लेन देन होता है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। ठीक है। और भारत में जो है ना दो मुख्य जो है ना स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब BSE और क्या है? NSE। ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और क्या है? दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दो है ना जो भारत में क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज का बात करेगा तो कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका गठन कब हुआ था? 1992 में किया गया था। और इसके अलावा 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, अर्थात कुल मिलाकर सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 जो है ना 23 स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। तो करा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कह रहा है कि इसमें क्या होता है? NSE का स्थापना 1992 में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बोलेगा था 1875 में और OTCEI का स्थापना बोलेगा 1992 में और 20 स्टेट स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा इसमें। ठीक है। ठीक है, इसमें 4 तरह का आते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या होता है? तो कह रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और यह स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई के नाम से जो है ना जाना जाता है और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। उस समय इसका नाम नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन था और यहाँ कारोबार इक्विटी, करेंसी, ऋण, उपकरणों, डेरिवेटिव या म्यूचुअल फंड में जो है ना किया जाता है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने GIFT सिटी अहमदाबाद में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का जो है ना स्थापना की है। ठीक है। आगे करा है सेंसेक्स BSE का लोकप्रिय सूचकांक सेंसेक्स BSE में सूचीबद्ध 30 सुस्थापित वेल एस्टैब्लिश कंपनियों की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बेडेड स्टॉक मार्केट क्या है? सूचकांक है। नेक्स्ट क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कह रहा है कि BSE के अधिकार को तोड़ने के लिए 1991 में फिरवानी समिति ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की सिफारिश की। तो यहाँ पे कह रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक अधिकार को तोड़ने के लिए 1991 में फिरवानी समिति ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की सिफारिश की और इस सिफारिश को आधार बनाते हुए 12 अप्रैल 1992 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है ना स्थापना हुआ। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ? तो 12 अप्रैल 1992 को स्थापना हुआ और यह जो है ना भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है जिसकी देशव्यापी मौजूदगी है। कारोबार की मात्रा के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? मुंबई में स्थित है। आगे कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी है जो 50 स्थिर कंपनियों के इक्विटी शेयर के मूल्य पर क्या होता है? आधारित होता है। नेक्स्ट है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में कह रहा है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1990 में किया गया था। तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया था? तो वर्ष 1990 में किया गया था और इस एक्सचेंज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कम लागत पर नई परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना, निवेशकों को पारदर्शी एवं कुशल तरीके से ट्रेडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना था। और ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज भारत में स्थित एक जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है जो छोटे एवं माध्यम आकार की फर्मों को पूंजी बाजार तक पहुंचाने में क्या होती है? सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ताकि वे पूंजी बाजार के लाभ प्राप्त कर सकें।
आय कर रहा है। देश का सबसे पहला कागज रहित शेयर कारोबार बोलेगा तो इसी स्टॉक एक्सचेंज में संपन्न हुआ था। अर्थात भारत के शेयर बाजार में स्क्रीन आधारित कारोबार मतलब कंप्यूटर आधारित कारोबार की क्या हुई शुरुआत जो है ना यहीं से हुई। तो याद रखिएगा ना, कह रहा है कि देश का सबसे पहला बोलेगा कागज रहित शेयर कारोबार जो है ना इसी स्टॉक एक्सचेंज से जो है ना संपन्न हुआ। अर्थात भारत के शेयर बाजार में स्क्रीन आधारित कारोबार बोलेगा तो कंप्यूटर आधारित कारोबार की शुरुआत जो है ना यहीं से हुई। ठीक है, तो ये था होमवर्क था इकोनॉमिक्स का, 242 पेज नंबर तक था, सारा कमिट हो गया। तो अगले क्लास में जैसे सर होमवर्क देंगे वैसे जो आपका क्लास कंटिन्यू करवाया जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम कारण जो है ना आपका क्लास समय पे नहीं आ पाया, इसके अलावा आई एम रियली सॉरी। बाकी कोशिश यही रहेगा ना, जितने भी क्लास छूटा हुआ है, बाकी जो भी क्लास चल रहा है, आपको समय पे जो है ना आपको क्लास प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, तो बाकी जिनको भी पेड वाइज ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी उसमें जो है ना प्रॉपरली तरीके से होमवर्क सारा कुछ चल रहा है, आप वहाँ ज्वाइन होकर के जो है ना प्रैक्टिस सेट होमवर्क घटना चाहिए सारा जो है ना अच्छे तरीके से टारगेट वाइज जो है ना आप कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी डिटेल के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सारे होमवर्क का PDF करेंट का जो भी क्लास होता है नोटिफिकेशन होता है सारा कुछ जो है ना राहुल स्टडी जो ऑफिशियल ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पर उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग वहाँ ज्वाइन कर हो जाइए। वहाँ पे सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा। आपको बोले ना कि पूरा टेलीग्राम से हट के जो है ना वहाँ कंटेंट दिया जाएगा, आप एक बार ज्वाइन होके देखिए। उतना जितना जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप में मिलता है उतना कोई जो है ना आपको नहीं करवाएगा, जितना हम जो है ना मतलब मेरे द्वारा जो करवाया जाता है, जो राहुल स्टडी ग्रुप की तरफ से करवाया जाता है। तो आप इस बात को याद रखिए। बाकी जितना हो पाता है क्लास आपके लिए आएगा और कंटिन्यू आएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।